इन बच्चों में से अगर 100 अंक के अंदर में रैंक आता है 15 लाख रुपया मेरे तरफ से है, कोई दे चाहे नहीं दे, गारंटी। इसी तरह से अगर 1000 के भीतर आता है तो 8 लाख रुपया है। इसी तरह से अगर 5000 के भीतर आता है 3 लाख, 10,000 के भीतर आता है 2 लाख रुपए है। अब देखिए बैठे बैठे अगर आपको 15 लाख से लेकर करके 2 लाख तक अगर कमाना है तो आप मेहनत कीजिए भाई। 15 लाख रुपए ना, आप 15 लाख रुपए कम नहीं होते। बढ़िया बढ़िया लोग जो सरकारी नौकरी में ना कलर के जॉब करते हैं ना, उनके 15 लाख पुराने में ना 10 साल लग जाते हैं। सच्चाई बता रहा हूं आपको। देखिए 1 साल 2 साल बस मेहनत ही तो करना है, कस के मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके वीडियो में भी ये डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। लिखिए इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन COM। इफेक्ट ऑफ external force on COM। effect of external force on COM। effect of external force on COM। effect of external force on COM। जल्दी जल्दी लिखो फिर बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन COM हो गया, लिख लिया टॉपिक का नाम। चलो आ जाओ, हमने डिस्कस किया था, अगर तुमको याद हो तो ACOM इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, किसी को याद है क्या? 1/m टोटल समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से MI और AI। हो गया कि नहीं हो गया? तो M इंटू में ACOM इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से MI AI। होगा कि नहीं होगा? अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स इंटू एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? अच्छा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, कोई बता सकता? फोर्स कहलाएगा। तो यहां तक लिखिए, फिर कुछ पॉइंट बना के लिखवाते हैं। फटाफट लिखिए कॉपी में, यहां तक लिखिए फटाफट, उसके बाद में आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट 2 महीने के बाद तो हम लोग उधर चले जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं। 2 महीने ना, फरवरी के बाद ही चले जाएंगे। 1 फरवरी नहीं, फरवरी में बोला गया, फरवरी के बाद उधर शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। उसके बाद अपना कोई टेंशन नहीं है, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ भी हमें कोई टेंशन नहीं होता है, बाकी लोगों का टेंशन आता है। बट कुछ क्या होता है, गद्दार लोग आ जाते हैं ना, तब गुस्सा आता है। लिखो MACOM बराबर क्या लिखा? I इज इक्वल टू 1 से लेकर के MI AI। बात समझ में आया क्या? लिखेंगे इंटरनल फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, इंटरनल फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, इंटरनल फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, इंटरनल फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर्स। इंटरनल फोर्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, hence they are cancel out to each other, hence they are internal force are in the form of action reaction pair, hence they are cancel each other। हाँ, they are cancel out each other, दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। मतलब देखो, जो भी फोर्सेस लगता है किसी सिस्टम के अंदर लग रहा है, इंटरनल फोर्स, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर रहा है। तो अब हमारे पास में क्या बचेगा? केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स बचेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? लिख लेना समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखो समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ इंटरनल फोर्स, इसका फुल फॉर्म हुआ कि बहुत सारे इंटरनल फोर्स का सम करेंगे ना, तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाए। तो अब अपने पास में जो लिखा हुआ है MACOM लिखा हुआ है,
वो किसके बराबर लिखा हुआ है, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से लिख लो, समेशन ऑफ ए। अरे जब इंटरनल फोर्स जीरो हो गया, देखो ये दोनों को मिला कर करके होगा ना, एक इंटरनल फोर्स इसके में लग रहा होगा और दूसरा कैसा लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, और इन दोनों का सम ही क्या कहलाएगा, मास इंटू ACOM कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर में इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जब इंटरनल फोर्स ही जीरो होता है तो कौन सा फोर्स केवल और केवल बचेगा, एक्सटर्नल फोर्स बचेगा। बात यहाँ तक समझ में आया क्या, आ गया समझ में। अब किसी बंदे ने बोला कि किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, मतलब इंटरनल फोर्स तो पहले ही से जीरो हो गया था, आपस में कैंसिल आउट कर करके आपस में, अब क्या कर रहा है उस सिस्टम के अंदर में एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो हो गया आपस में कैंसिल आउट होकर कर, चाहे किसी तरह से, तो हम क्या कहेंगे, M इंटू ACOM भी क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो। मास तो जीरो हो ही नहीं सकता किसी चीज का, नींद ले रही है तुम मार खाएगी, तो क्या बचेगा, ACOM इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, नहीं आया समझ में। अच्छा सोचो ACOM, पहले सोचो क्या कि देखो ये गहराई से सोचने वाली चीजें है सारे। ACOM अगर जीरो है तो ACOM इज इक्वल टू, हम लोगों ने अगर तुमको याद हो तो क्या लिखे थे, dVCOM बाई dt। अब बोलो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, या तो जीरो होगा तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, या ये v जो कांस्टेंट हो जाए तो इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि VCOM जो होता है या तो कांस्टेंट होगा या तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा होगा तो जीरो होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया, झूठ बोल रहे। यानी कि अगर किसी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द COM पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि मास इंटू ACOM जो होता है वो सम ऑफ द MI AI और I इज इक्वल टू 1 से n तक होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मास ACOM मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये एक क्या मिलता है, फोर्स मिलता है, और ये फोर्स जो होता है हमारे पास में दो तरह के होते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर में एक इंटरनल फोर्स होते हैं और बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी होंगे। तो हमने क्या बोला कि अगर सिस्टम के अंदर में इंटरनल फोर्स तो आपस में कैंसिल आउट होकर के जीरो हो गया, तो हमारे पास में केवल और केवल क्या बचा, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर हो गया, MACOM के बराबर हो गया। जब MACOM के बराबर हो गया एक्सटर्नल फोर्स, तो हम बोलेंगे मास इंटू ACOM भी जीरो हो गया हमारे पास में, मास इंटू ACOM जीरो हो गया, इसका मतलब ACOM जीरो हो गया। ACOM जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि या तो वेलोसिटी जीरो होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है हमको, नहीं आया समझ में, हाँ हाँ नहीं, इंटरनल तो पहले ही जीरो हो गया, क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर में इंटरनल फोर्स क्या होता है, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमने एक केस लिया जिस केस में बोला कि कहीं से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ किसी चीज पे उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तब एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा। उस केस की बात कर रहे हैं जब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, उस समय की बात कर रहे हैं कि ACOM जीरो हो गया। जब ACOM जीरो हो गया तो ACOM जीरो, तब यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट आया। ये बात समझ में आया क्या, जल्दी करो फिर आगे बात करते हैं, फटाफट करो करो करो, कुछ नहीं है, बस खाली सीधा सीधी बातें हैं। मतलब एक केस है एक्सटर्नल फोर्स जीरो का, एक केस है, जैसे कि एक बम रख देते हैं कहीं पे, बम रख करके भाग गया किसी बंदे ने तो, और वो ब्लास्ट करेगा, तो बम रख दिया, उस समय कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्स एक्सिस में या वाई एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इन द एक्स एक्सिस इज जीरो। ब्लास्ट कराया तो इफेक्ट तो हुआ ना उसका, चारों तरफ ये करेगा, तो उस समय क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ, तो क्या हुआ, तो वो वेलोसिटी ने काम कर रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी तो दिया उसने।
आगे चल करके और बातें करेंगे इस पे, तो समझ में आएगा। पहले इतना लिखो। हो गया? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछो। देखो, शाम की क्लासेस का मतलब ही है कि अपने को 100% समझ में आना चाहिए। बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। मतलब कि पूरा आपको जाने अनजाने में हाई लेवल पूरा चलता है यहाँ इस वाले। सुबह वाले में बस जेई लेवल तक जो ज़रूरत है वो करा दिया जाता है। ठीक है ना? तो आप समझिए, VCOM इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। और जब VCOM कांस्टेंट आ ही गया है तो आप सोचो, कहोगे कि सर VCOM का एक फॉर्मूला आपने लिखा था, याद है? M1V1 प्लस, बोला करो, तुम लोग बोलोगे ना तो सीखोगे। हाँ, अपॉन में क्या लिखेंगे नीचे? M1 प्लस M2 प्लस MN लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि जब सर ये कांस्टेंट है, सुनो ना बच्चा, जब ये कांस्टेंट है तो क्या M1V1 प्लस M2V2 प्लस डैश, तुम लोग बोल ही नहीं पा रहे, MNVN आप बराबर कांस्टेंट लिख सकते हैं? नहीं समझ में आया? अब पांडु बोलेगा कि ये कहाँ चला गया, तो कांस्टेंट में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा ना। अरे टोटल मास तो किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट ही होगा ना। नहीं आया समझ में? तो इधर पहले से कांस्टेंट था, देखो ना यहाँ लिखा था मैंने, पहले से ये कांस्टेंट था और इसको कांस्टेंट से और मल्टीप्लाई किए तो कांस्टेंट ही बन गया कि नहीं बन गया? अब तुम में से सचाओ, बताओ, M1V1 बराबर M1V1 प्लस M2V2 प्लस में MNVN इज द कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये भी तो लिखा जा सकता है, समझना और बताना कि सर इसका मतलब ये भी हो सकता है M1 dR1 बाई dt, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, प्लस में M2 dR2 बाई dt प्लस में डैश, बोलो MN। देखो ये सोचना है कि ये इज इक्वल टू बी कांस्टेंट। अरे नहीं हो सकता क्या? लिखो फटाफट यहां तक, फिर आगे की बातें करते हैं। समझ में आया क्या? लिखा करो बच्चा, धीरे धीरे फटाफट लिखा करो। करो। हो गया ना यहां तक? आगे बात करें बच्चा। अच्छा तुम सोच के देखो, अगर M1V1 M2V2, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला लग रहा है क्या तुम लोग को? तो हम कैसे भी कर सकते हैं सर, P1, अच्छा वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर लिख देंगे ऊपर, तो P1 प्लस P2 प्लस डैश, बोलो जल्दी से, Pn इज इक्वल टू भी 0 लिखा, कांस्टेंट लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? तो यहां से अगर किसी सिस्टम पे फोर्स नहीं लग रहा है, बात को सुनो कान खोल कर करके, क्या हुआ बच्चा? अगर किसी सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होता है, उस सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी सिस्टम का अगर हमारे पास में नेट फोर्स 0 हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हैं। नहीं आया समझ में? लिख डालो। हो गया? लिख दिया? चलो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2 लिखो। कर लो
लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम मस्त। हो गया, कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, समझो इधर। अभी हमने क्या सीखा था कि ACOM 0 है और वेलोसिटी क्या है, VCOM क्या है, कांस्टेंट है। कान देखो, इधर खोलना है, इधर उधर खो जाएगा तो नहीं होगा ना, इधर देखना है। हाँ, दुनिया में इधर उधर खोने का बहुत मौका है, उधर क्या लिखा हुआ है वो देख करके इधर उधर खो जाना, इसलिए इधर देखने का। हमारा शकल थोड़ा खराब है, मैं मानता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आप इधर देखो, तो हमने अभी क्या समझा था कि ACOM अगर 0 है ना, तो VCOM क्या हो सकता है, कांस्टेंट। लेकिन दूसरा ये भी तो हो सकता है, पार्टिकल रेस्ट पे हो। अगर पार्टिकल रेस्ट पे ही हो, अरे बम जो रखा रहता है वो कैसा रहता है, रेस्ट पे ही तो रखा रहता है, लेकिन एक बार ब्लास्ट करता है तो इफेक्ट देता है कि नहीं देता है। तो अब क्या कहते हैं कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि पार्टिकल ACOM उसका 0, अच्छा VCOM भी उसका 0 हो जाए, तो ACOM तो 0 है ही, VCOM भी 0 हो जाए, तो ऐसे केस में पार्टिकल कहां पे होगा, बोलो, रेस्ट पे होगा। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया, फटाफट करो। अच्छा, ऐसा जब भी हो जाएगा, अब सोचो VCOM 0 है, सोच के देखना इधर, क्या कि तुम लोग का झिंगा लाला हो जा रहा है। VCOM 0 है तो VCOM इज इक्वल टू लिख सकते हैं DRCOM/dt, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे DRCOM/dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है सर अगर ये 0 हो, कब 0 हो सकता है, जब RCOM क्या हो जाए, कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मतलब RCOM जो हो गया वो क्या हो गया, 0 नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चा, नहीं आया समझ में, नहीं आया, कुछ कुछ आया क्या। अच्छा, RCOM कांस्टेंट का मतलब समझो, पहले समझ लो फिर बाद में लिखना। ये पूरा जितना भी पढ़े है ना, उन सब का क्या है ना, बस खाली समझ कर करके लिखना है। तो RCOM कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, M1R1 प्लस M2R2 प्लस डैश MNRN अपॉन में M1 प्लस M2 M प्लस, तो इसको इधर ले आकर के उसको भी कांस्टेंट लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किसके लिए है, जब पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, मतलब इनिशियली रेस्ट में है, बाद में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया, कुछ कुछ तो आया होगा, जल्दी जल्दी लिखो। करो, जल्दी जल्दी करो, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। हो गया, आइए अब कुछ कुछ देते हैं चीजों को, और आप समझ करके बताइएगा कि वहां पे क्या आप यूज कर सकते हैं। नहीं आया समझ में। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब जानते हैं ना, M1R1 प्लस M2R2 प्लस में डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ये तो बहुत सारे सिस्टम है तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहुत कम सिस्टम है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दो ही सिस्टम है तो M1R1 बराबर M2R2 करके सॉल्व करेंगे ना। अरे कोई चीज, जैसे तूने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पढ़ा था कभी क्या, तो इसका ये मतलब होता है P1 V1 बराबर P2 V2। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लो, ऐसा भी होता है। नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूं, तो तुम कहोगे कि क्या लिख रहे हैं। MR इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो M1R1 बराबर क्या लिखोगे, ये भी लिख सकते हैं।
अगर आ जाए तो ऐसा नहीं कि रोने लगना कि भाई साहब, कि कोई चीज कांस्टेंट है ना, तो इनिशियल जो वैल्यू है ना वही क्या होना चाहिए, फाइनल भी होना चाहिए ना। अरे मेरे पास में 10,000 रुपए है और मैं कंजूस का पेटारा हूं, मान लेता हूं, तो 1 महीना पहले मेरे पॉकेट में 10,000 था और कुछ भी हो गया, मैंने दूसरे से भीख मांग के खा लिया, लेकिन हमने 10,000 को 10,000 पॉकेट में ही रखा, तो हमारा वो पैसा कांस्टेंट रह गया कि नहीं रह गया। तो इसी तरह से इसमें भी है, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वो खत्म नहीं हो रहा है, उतना ही है। बात समझ में? तो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वो समझिए। तो सपोज करते हैं, लिखिएगा प्लैंक मैन, ऐसे लिखिएगा प्लैंक मैन प्रॉब्लम, PLANC के, प्लैंक मैन प्रॉब्लम, प्लैंक मैन प्रॉब्लम, प्लैंक मैन प्रॉब्लम। अच्छा मैन लिख सकते हैं, और नहीं तो सुंदर कन्या प्रॉब्लम, प्लैंक सुंदर कन्या प्रॉब्लम। तो ये तो थोड़ा सा हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा ना। चलिए आइए, प्लैंक मैन प्रॉब्लम में सुनिए क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा रहता है, बस उसका एक छोटा सा मीनिंग निकाल करके आपको देते हैं ताकि आपको समझिएगा। बट और क्वेश्चन जो होता है पढ़ने में, देखिए हम ही, आप कहते हैं ना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो आप इतना मत सोचिए, पहले ट्राई तो कीजिए। हम हर बच्चे को यही बोलते हैं, आप बस ट्राई कीजिए। जितना हम आपको लिखवा दिए 1 से लेकर के 20 तक, चाहे 1 से लेकर 10 तक, आप से बने ना बने वो अलग की बात है। आप जाइए घर पे, उसको रीड तो एटलीस्ट कीजिए, बाकी तो हम पे छोड़िए ना। अच्छा बाकी हम सॉल्यूशन भी देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये थोड़ा सा और मेहनत किए रहते हैं तो मेरे से भी हो जाता। तो वो दिमाग कब बढ़ेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, छुट्टियां कम करेंगे, तब होगा। हम लोग छुट्टियां ज़्यादा करते हैं, इसमें मेरी भी गलती है, तो ठीक है ना। मैं बोलता हूँ मैंने भी बहुत गलतियां की है कि आपकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा कर दिया है। मास m है और l लेंथ का है, और ये पानी के ऊपर में रखा हुआ है ऐसे ही। अब एक बालक जो है एक, यहाँ से एक बालक जो है ये क्या करना चालू करता है, यहाँ से स्मॉल m मास का बालक जो है ये कहाँ पे रखा हुआ है, समझो पानी के ऊपर में ऐसे रखा हुआ है प्लैंक। अब एक बालक जो है क्या कहता है, इस पे चलना चालू कर। अभी सोचो ये प्लैंक रेस्ट में है, अभी ये प्लैंक रेस्ट में है कि नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, बालक ऐसे ही एकदम ऐसे ही रखा। अब सोचो बालक आगे की तरफ चलेगा तो प्लैंक इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा, नहीं आया सही। कह रहा है कि अगर ये बच्चा जो है, बालक जो है, ये बालक जो है ये क्या है, आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये प्लैंक, सिंपल सी बात है, इसके बीच में फ्रिक्शनलेस है, तो ये पीछे की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा। तो बोलता है क्या कि ये जो प्लैंक है वो कितना आगे जाएगा या कितना पीछे जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये प्लैंक जो है कितना इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, किधर जाएगा वो पहले तो आपको डिसाइड हो ही गया है कि इधर ही जाने वाला, अगर ये आगे जाएगा तो। पहली बार समझ में आया क्या? तो कितना जाएगा, क्वेश्चन यही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम समझेंगे कि सर जब ये सिस्टम रुका हुआ था इसका मतलब क्या है, रेस्ट में है। और रेस्ट में है इसका मतलब ACOM तो पक्का ही 0 है, क्योंकि बालक ऐसे ही रुका हुआ है और ऐसे चल रहा है, तो एक्स में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है भाई। अरे mg लग रहा है नीचे की तरफ, y में ना, तो y से हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो इधर जाएगा तो ये पीछे जाएगा, इसका मतलब x की बात हो रही है ना। नहीं आया, नहीं आया। अच्छा तो इसका मतलब ACOM x में 0 है, x डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, हमारा तो काम बन जाएगा ना। अब तुम सोचो ACOM 0 है और बालक रेस्ट में है, तो VCOM भी 0 है, और VCOM 0 है तो MR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। ये तो बात समझ में आया ना कि ये वाला कंसेप्ट अरे समझ में आया कि नहीं आया क्या? अब सोचो, ये तो कंसेप्ट सिखा दिया हमने, अब सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोलते हैं कि जब ये बंदा आगे जा रहा होगा तो ये प्लैंक पीछे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। सोच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग यार। जब ये बंदा आगे जा रहा होगा तो ये प्लैंक किधर आ रहा होगा, पीछे। हम मान लेंगे कि प्लैंक कितना पीछे आया, तो ये बंदा आगे कितना चलेगा कोई बता सकता है? इसको इस एंड तक जाना है,
लेकिन वो कितना चलेगा तो वहां पहुंच जाएगा, यानी कि L माइनस एक्स चलेगा तो पहुंच जाएगा ना। अरे ये प्लैंक भी तो एक्स चल गया पीछे, नहीं आया, नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे सर, M1R1 प्लस M2R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? या हम ऐसे लिख सकते हैं, समझना मैं बोलूंगा, समझना मैं बोलूंगा कि सर ये चला, कितना चला, स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स, कौन चला, बालक। और वही मोमेंटम, मतलब वही चीजें जो है कंजर्व करके किसको दिया तुमने, कैपिटल M इंटू एक्स दिया कि नहीं दिया? नहीं आया, झूठे हो, अरे झूठे हो। कैसे बराबर कर दिया मैंने? जितना ये बंदे के पास में MR था उतना ही तो इसके बार में भी होगा। क्यों? क्योंकि MR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो लिखवाए, अभी तो समझाया था। नहीं आया समझ में? x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा? कैसे निकालोगे? स्मॉल m इंटू एल, स्मॉल m इंटू एक्स बराबर में कैपिटल M इंटू एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो स्मॉल m इंटू एल बराबर में कैपिटल M प्लस में स्मॉल m इंटू एक्स लिखोगे क्या? अरे इसको इधर ले आया। अब बताओ, स्मॉल m l बटा में कैपिटल M प्लस स्मॉल m बराबर x नहीं है क्या? क्वेश्चन में कुछ जान था क्या? सॉल्व हो जाता क्या? फटाफट करो एक, उसके बाद में अगला दे रहा हूं, तुम लोग करना, फिर प्लस हो जाता। लेकिन आगे नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ में तो थोड़ा बहुत तो आगे लगता है, इसे तो थोड़ा सा हाई लेवल देते हैं इसके बाद। जल्दी जल्दी करो, फिर आगे देते हैं। करते चलो, 2-3 क्वेश्चन है बस, इसके ऊपर बेसिस पे थोड़ा सा और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन है तो तीनों कर लेंगे ना, 1 2 3 नहीं 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन के बाद में अपना COM का कहानी जो है ख़त्म हो गया। आप कोलिजन पे आएंगे और इसके बेसिस पे कल क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपको PPT में 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, 30 क्वेश्चन। पहले कुछ अच्छा क्वेश्चन है 30, हाँ ये COM का पूरा ख़त्म हो जाएगा मोशन वाला। उसके बाद में 11 से लेकर करके जो 20 तक है वो कर लेना है अपने को, वो भी सिखा देंगे, धीरे धीरे होगा, ठीक है। और 25 क्वेश्चन, देखिए वो जो उसको करने से पहले हम 25 क्वेश्चन जो है खुद का एक PPT बना रखे हैं, वो लेकर के कल आएंगे, वो करा देंगे। क्या कि वो करा देंगे 25 क्वेश्चन, तो आप सोचने समझने लायक हो जाएंगे कि हमको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। समझ में आया क्या? ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कौन करता है। लिखिएगा कि ए बोट ऑफ मास 10 kg, अ बोट ऑफ मास 10 kg, अ बोट ऑफ मास 10 kg, 10 kg and a balak standing at a one end of the boat, standing on the one end of the boat, having mass 40 kg, having mass 40 kg, having mass 40 kg, having mass 40 kg, 40 kg, 14 बोला गया क्या? having mass 40 kg, having mass 40 kg, ठीक है ना। if he try to move
from one end to second end. If he try to move from one end to second end, if he try to move one end to second end, then how much boat will be displaced? Then how much boat will be displaced, and which direction? And which direction shown in the figure? And which direction shown in the figure? Shown in the figure. And which direction shown in the figure? कर सकते हो क्या? करो, कोशिश करो। अभी बताया मैंने कैसे क्या है। 8 आ रहा है, देखना पड़ेगा। 10 मीटर लिखा हुआ है इधर, ये देखा तूने? बोलो, किसी का सॉल्व हुआ क्या? 8 नहीं आ रहा, पता नहीं, हमें भी अभी पता नहीं है। एक बार सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। 1 मीटर भी नहीं है। चलो आ जाओ, मैं बोलता हूं ना। देखो ये किधर जाएगा? x 8 ही आ रहा है। चलो फिर ठीक भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। ये x पीछे जाएगा, ये x देखो बच्चा, जिसे नहीं हुआ वो देखो इधर। ये जब चलेगा आगे की तरफ, ये जब चलेगा आगे की तरफ तो बोट पीछे की तरफ, x पीछे जाएगा। तो टोटल ये बंदा कितना चलेगा? 10 माइनस x चलेगा कि नहीं? तो 40 इंटू 10 माइनस x इज इक्वल टू 10x लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो बोलो 400 माइनस 40x बराबर 10 लिखोगे कि नहीं? तो 400 इज इक्वल टू 50x लिखोगे क्या? तो अच्छा 8 आ रहा है क्या? तो 8 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है ना? कोई तकलीफ तो नहीं ना? ठीक है, अच्छा है। और भी थोड़ा सा लेवल का होगा तो इसका बढ़ा देंगे ऊपर। कर दे क्या? नहीं नहीं नहीं, जब तक ये आप नहीं लिखोगे mr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का, इस पे कहीं से भी फोर्स नहीं लग रहा है जब तक ये चलेगा नहीं। जब चलेगा नहीं, कहीं से नहीं फोर्स लग रहा है, तो ACOM 0, वेलोसिटी भी नहीं है, इसका मतलब VCOM भी 0। अब VCOM 0 इसका मतलब सिस्टम रेस्ट पे है, और सिस्टम रेस्ट पे है तो mr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं चल रहा है तो उसका चलने के बाद अभी जो रखा हुआ है ना वही हमेशा रहेगा, इसलिए मोशन का बाद में मोशन हुआ उसे हमको कोई मतलब नहीं है। यही तो पढ़े हम लोगों ने कि जब सेंटर ऑफ मास का यही कमाल है। कोई दूसरा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं तो कैसे लगा रही है? लगेगा यही, जब बोल अभी सारा बता दिए तब भी तुम दूसरा फॉर्मूला लगा रहे हो यार, गजब। अरे अभी क्या बताया मैंने कि यही लगेगा mr इज इक्वल टू कॉन्स्ट। गजब। फिर भी धक्के से हमें बोल रही नहीं दूसरा वाला लगाओ फॉर्मूला, तो कैसे लगा देंगे दूसरा वाला? अरे अभी भी नहीं समझ में आया तो सीधा बोल, नहीं आया ना? इधर इधर नहीं आया, एक और दे दे। चलो एक और दे देते हैं ना। देखो बातें क्या है ना कि जो लगेगा वही हम तुमको बताएंगे ना। चलो आ जाओ, एक बंदा जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो अच्छा से करते थोड़ा सा इसको, और इधर भी बैठी हुई है।
सुंदर कन्या है, और इधर कौन है? नसीब थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है ना? तकलीफ किसी को? विनय बोला हमें तकलीफ है। हाँ सुंदर, अच्छा सुंदर बालक मान लेते हैं। रोहन सर कितने मोटे टाकले हैं? तो 80 kg का रोहन सर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमको भी पता है सुंदर कन्या अगर है तो इसका मतलब कितना केजी का होगा? तो सुंदर कन्या 50 kg। 40 kg में कुछ होता है? मतलब कि 40 kg कुछ आदमी का थोड़ी, तो बच्चा का होता है यार। पांडु का जैसे होगा 40 kg, 43 kg होगा कि नहीं होगा? तब तो बच्चा थोड़ी सुंदर कन्या होगी। और इसका मास जो है वो है 20 kg का है नाव, 20 kg का मास, ठीक है। और इसका जो लेंथ है यहां से यहां 20 मीटर का है। तो अब दोनों क्या करते हैं? ट्राई टू मीट टू ईच अदर। दोनों के दोनों क्या किए? यहां से उठे और दोनों के दोनों मिलने के लिए चले गए। तो कहता है कि बोट कितना चलेगा? पहला बात तो ये, बोट किधर चलेगा? सेकेंड बात। अब इस तुमको सोचना है, हम नहीं बताएंगे। हम टाइम दे सकते हैं तुमको, बट अच्छा क्वेश्चन है। करो। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखते कौन कर पाता है। पहले ये बताओ तुम में से कितने ने डिसाइड किया कि बोट इधर जाएगा या इधर जाएगा? हाँ अब देखना, एक का होगा जवाब हमें पता, इधर जाएगा। अरे 50 नहीं, दूसरे का पीछे वाले का बोल कि 80 kg इधर है और 50 kg इधर है, तो किसके तरफ भागेगा? तब फिर कैसे, कहाँ खो के रखते? देख इसमें मतलब बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बट ये बोले कहाँ कहाँ जा रहा है ये दिमाग, कहाँ भाग, पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है, आंसर नहीं पता, बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा डेटा उटा चेंज करके दे दिया है। तो मुझे नहीं पता आंसर क्या है, बट सॉल्व कर सकते ना, क्वेश्चन है तो सॉल्व कर। ये बताओ, चलो ये बताओ, चश्मा तुम ही बताओ कि पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पे है कि कहाँ पे है? कोई नहीं चल रहा है तो रेस्ट पे है। अब सोचो कि 80 kg वाला चलेगा तो ज्यादा पावर से लगा के चलेगा ना, दबाएगा, इसका मतलब 80 kg वाला ज्यादा इधर भेजेगा और 10 kg वाला थोड़ा सा इधर भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरऑल ये किधर जाएगा? इधर। तो सोचो ये कितना गया होगा इधर? x। नहीं आया समझ में? बोलो ना, बोट कितना गया? x गया। यहां तक समझ में आया? अब सोचो कि 80 kg वाला जो बंदा था वो कितना चला होगा? तो सर 20 में से x तो कर ही देंगे ना। अच्छा तुम सोचोगे कि अगर मिड पॉइंट पे इनको मिलना है, ऐसा क्वेश्चन में दे देता कि अगर मिड पॉइंट मिलना है तब क्या करेंगे? 10 में से x घटाएंगे। चलो हम लोग मान लेते कि मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, मान लेते ना, क्या दिक्कत है? फिर अरे कुछ नहीं होगा, देखो ना, तुम समझने की कोशिश करो ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाओगे तभी तो। मिड पॉइंट पे मिल रहा है तो बोलो 80 kg वाला बंदा कहाँ जाएगा? कितना जाएगा? तो सर 10 में से x घटा दो, उतना चलेगा। नहीं आया। ऐसे ऑब्वियसली 20 - x नहीं होगा, सोच के देखो तुम, क्योंकि इसको बैठे रहने आए तब 20 - x होगा। अब ये भी चल रही है तो कुछ तो होगा, ठीक है ना? अरे बच्चा समझ में आएगा। अब बोलो वो किसके बराबर होगा? तो अब देखो कैसे बराबर कैसे कर रहे हैं वो समझा रहा हूं मैं। ये बंदा आगे की तरफ चलेगा और बोट और ये सुंदर कन्या इधर चलेगी ना। तो अब देखो ना, दोनों के बीच में डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो माइनस का साइन आएगा तो उधर जाने पे प्लस ही हो जाएगा ना, इसीलिए वो बराबर कर रहे हैं हमेशा।
नहीं आया समझ में? तो बोलो, अब बोलो बोट कितना चलेगा? तो 20 इंटू एक्स। अच्छा, प्लस में सुंदर कन्या कितना चलेगी? तो 50, और 10 माइनस एक्स या प्लस? वेरी, बस हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगा। निकाल के देखो कितना आ रहा। समझ में थोड़ा थोड़ा आया क्या? तो जल्दी जल्दी हम लोग रोटेशन खत्म करेंगे इस महीने में, ठीक है ना? 2 मीटर आ रहा है, बाकी का भी क्रॉस चेक कर लो। इस महीने में रोटेशन पूरा खत्म करेंगे हम लोग। 2 आ रहा, सबका आया ना? करो जल्दी से करो। किसी ने लाया क्या वो DPPLN वाला लाया क्या? देना, कोई भी दो ना, दोनों में से हम चेक कर लेते हैं कौन सा। एक क्वेश्चन करा देते हैं। पहले थोड़ा सा हम इसको, पेज नंबर 79 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते जानते हो? मिस्टर वर्मा 50 kg एंड मिस्टर माथुर इज द 60 kg आर सिटिंग एट द 2 एक्सट्रीम ऑफ द 4 मीटर लॉन्ग बोट। तब मैंने एक बोट बना दिया। कितने मीटर का है ये? 4 मीटर का। कितने केजी का है ये? 40 kg का। मिस्टर वर्मा जी को इधर बैठा देते हैं। कितने केजी के हैं ये? थोड़ा सा केजी कम कर दिया है, 50 kg। अच्छा, मिस्टर माथुर को किधर बैठा देते हैं? इधर बैठा देते हैं। बात समझ में आया क्या? अच्छा, इसका क्या है अपने पास में? 60 kg का ये है बंदा। अब इनको बोलता है कि ये पानी के अंदर में था, और कहता क्या कि मिड में इनको मिलना था। बोलो, चश्मा बताया कि क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन, कैसे लिखेंगे बता सकती है? बोलो कैसे लिखेंगे? 50 इंटू, वेरी गुड। ये अच्छा तुमने गलत कर दिया, लेकिन ऑब्वियस ही बात है 60 वाले के तरफ ना। बोलो अब क्या लिखेंगे? 52 प्लस, वेरी गुड। इधर बोलो 40 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू 2 माइनस एक्स। क्या इसको सॉल्व कर सकता है कोई बच्चा? 100 प्लस 50x बराबर में 40x प्लस 120 माइनस 60x। इधर आने पे ये हो जाएगा -10। इधर सबको ले आओ। बोलो इधर क्या हो जाएगा? -20। इधर आने पे -10, -70 आ रहा है। देखो तो सही कर रहा क्या मैंने? -70 आया बच्चा हमारा। तुम लोग का कितना आया है? -70 आया क्या? हाँ, तो अब आ जाएगा 20 में 70 इज इक्वल टू x। ये तो मीटर में आया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर में सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो कर लेंगे ना। 20/70 इंटू में 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200/7 सेंटीमीटर। है क्या कोई ऑप्शन? है? फिर कहीं गलती कर दी है क्या हम लोगों ने? तो इधर ही तो दिखाया। अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? डिस्कस कम टू द मिडल ऑफ द बोट नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर, हाउ फार डज द बोट मूव इन द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। कहीं गलती कर दिएगा हम लोगों ने, देखो तो। ऐसा कुछ बोला क्या उसने? ऐसा नहीं बोला है। अच्छा चलो, तो वर्मा सर को इधर रख के देख लेते हैं ना। 50 kg और इधर किसको रख देते हैं?
ऐसे लेफ्ट राइट बताना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर में क्या, तभी जा करके। अब देखो तो सॉल्व हो रहा है क्या, इधर x चला गया तो बोलो क्या हो जाएगा 40 नहीं 60 में 22 माइनस एक्स बराबर 40x प्लस में 50 इंटू 2 प्लस एक्स। हाँ अब आ जाएगा आंसर। तो एक बार एक्सचेंज कर लेंगे और क्या करेंगे, 120 माइनस में 60x बराबर में 40x प्लस में 100 माइनस प्लस में 50x। इधर आने पे 100, इधर जाने पे 20 बाई में आ रहा है तुम्हारा 150, आंसर आ गया है। तो यहां से आ जाएगा 20 इंटू 100 क्यों करे, सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं, अपॉन में 50 बराबर में x शून्य से x शून्य काटो, 5 2 जा और 5 3 जा, यानी कि 40/3 आंसर है क्या। तो यही है, मतलब थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया और क्या। ये डायरेक्शन इधर कर दिया, बच्चा समझने की कोशिश करो। अरे कुछ नहीं हुआ, एक तरफ वर्मा सर को कर दिए हैं, बस आंसर आ गया है। हमेशा याद रखना है एक चीज, क्या चीज जानते हो ना, कि जिधर की तरफ मास ऑफ बोट और स्मॉलर मास को ना साथ में लिखते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। देखो ना, मास ऑफ बोट और स्मॉलर मास को साथ में रखना है, क्या कुछ भी हो। हाँ उसी के तरफ ना COM शिफ्ट हो जाए। नहीं आया समझ, देखो ये क्यों हुआ ऐसा समझ में आया ना, क्या, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है उधर COM क्या बात हो जाएगी ना, तो जिसका मास ज्यादा है उसको एक तरफ रहने दो, इधर दोनों को मिलाकर करके करो, क्योंकि कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट तभी होगा ना, ज्यादा वाला इधर से दोनों को मिलाने से जो होगा। अभी भी नहीं हुआ, आया समझ में क्या। अब एक क्वेश्चन है, जानते हो क्या चीज का, 14 नंबर क्वेश्चन, तो सारे हम ही करा देंगे तो फिर तुम क्या करोगे घर पे। हाँ एक बार घर पे करके देखना। 14 नंबर भी है, देखो बंदर जो है ना ऊपर चढ़ेगा, बंदर ऊपर चढ़ेगा, बैलून क्या होगा थोड़ा सा नीचे तो आएगा ही। अरे समझ में आया क्या, तो वही वाला केस से है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना, जब वो खींचेगा किसको, वो पुल्ली को खींचेगा, तो पुल्ली को खींचेगा तो नीचे वाला प्लैंक थोड़ा सा तो जाएगा ना पीछे, तो फिर इसमें दोनों का लगा के चेक करना। अरे समझ में, वो अपना करके देखना ना तुम, हम ही सब बता देंगे तो कैसे होगा। x की वैल्यू बताना है, कोशिश करना, नहीं होगा तो हम बताएंगे ही कल, आज ही बता देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। समझ में, ये समझ में आया, इधर बताओ कुछ पांडु बताओ, नहीं आया, इधर आया समझ में, क्या आया बोलो ना, यस या नो। अच्छा आप सुनाई दिया, इधर तुम लोग को, इधर यस या नो, इधर इधर आया ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे लिखो, एक पॉइंट लिखो फिर करना। लिखो, व्हेन द नेट फोर्स इज 0 इन वन डायरेक्शन, व्हेन द नेट फोर्स इज 0, हाँ व्हेन द नेट फोर्स इज 0, इसी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अरे इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास, वो काटोगे तो हो जाएगा, सेंटर मास लिखा हुआ है, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं, जिसका जैसे लिखने का तरीका है, समझ में तो आ रहा है ना लिखने पे। चलो आ जाओ, व्हेन द नेट फोर्स इज 0 इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है ना, उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे हम लोग। नहीं आया समझ में क्या, जैसे कि मैंने बोला नेट फोर्स जो है वो 0 है, कौन सी डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में 0 है, समझ में आया क्या। तो हम बोलेंगे ACOM भी किस डायरेक्शन में 0 होगा, अभी कौन सा डायरेक्शन ले रहे थे, x ही तो ले रहे थे यार, क्योंकि y में तो mg लग रहा है ना। अरे नहीं आया समझ में क्या,
इसका मतलब ACOM 0 है, इसका मतलब VCOM भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा बच्चा ना। अरे VCOM इन X कांस्टेंट, तो इसका मतलब M इंटू में V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। याद करो, अभी तो थोड़ा देर पहले बताया था। और जब M इंटू V कांस्टेंट है, इसका मतलब P जो हो गया कांस्टेंट। नहीं आया समझ में? अरे अभी थोड़ा देर पहले लिखा। अब P कांस्टेंट, इसका मतलब P1 बराबर, ये भी लिखा जा सकता है ना। अभी x1 बराबर x2, M1 x1 बराबर M2 x2 लिख रहे थे। अब क्या लिखेंगे, M1 V1 बराबर, ये भी करो, इसके बाद क्वेश्चन देते हैं। इसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या देखा बच्चा, सोच के बताओ जल्दी से, कि वेलोसिटी अगर अभी क्या ACOM 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी भी 0 हो जा रहा था ना। नहीं आया समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, जानता क्या, कि एक बंदा जो है गाड़ी पे चल रहा है और बंदूक से फायरिंग कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? तो गाड़ी से चल रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी 0 नहीं है। तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले इसको कर लो, फिर अगला देते हैं, समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन, ए मैन ऑफ मास M1। लिखो लिखो बच्चा, 10 मिनट बचा हुआ है तो फटाफट, नहीं हुआ? लिखो, ए मैन ऑफ मास M1, ए मैन ऑफ मास M1 is standing on a platform, is standing on a platform of mass M2, standing on a platform of mass M2, kept on a smooth horizontal surface, kept on a smooth horizontal surface, kept on a smooth horizontal surface. The man starts moving. The man start moving. The man start moving on the platform. Start moving on the platform with a velocity v. With a velocity v relative to the platform. With a velocity v relative to the platform. Platform. Find the recoil velocity of the platform. Find the recoil velocity of the platform. Find the recoil velocity of the platform. चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं। क्या बोला पहले समझ में आया? कि एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे रखा हुआ है, मास कितना दिया हुआ है इसका प्लेटफॉर्म का, कुछ नहीं लिखा है, कि M2। अच्छा, एक इंसान जो है, समझना पहले, एक इंसान जो है इस प्लेटफॉर्म पे रिलेटिव वेलोसिटी से चल रहा है। किसके? प्लेटफॉर्म के रिलेटिव। इसका मतलब प्लेटफॉर्म भी चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन इंसान उसके रिलेटिव में चल रहा है। तो हमने बोला कि VR वेलोसिटी से चल रहा होगा। और जब ये इंसान वेलोसिटी से चल रहा है तो सोचो, क्या जब ये आगे बढ़ेगा ये इंसान, तो प्लेटफॉर्म क्या पीछे भागेगा? इस बार डिस्प्लेस नहीं होगा, इस बार वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से आएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। देखो, इंसान आगे जाएगा, तुम आगे दौड़ोगे और प्लेटफॉर्म भी दौड़ रहा है। ऐसे सोचो ना, ये सिचुएशन सोचो, ट्रेन में तुम बैठे हो या बस में बैठे हुए हो, बस आगे जा रहा है, तुम भी उसमें दौड़ रहे हो, तो क्या बस के साथ में तेरा भी रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं है? तो तुम सोचो, बस आगे जाएगा लेकिन तुम पैर से उस बस को पीछे करने की कोशिश करोगे कि नहीं? लेकिन बस इतना भारी तुमसे ज्यादा होता है कि तुमसे, तुम्हारे पैर से नहीं हो पाता है। लेकिन इसी सिचुएशन को तुम ठेला पे जाके करके देखो। ठेला मतलब समझते हो क्या? जिसपे सब्जी वो बेचते हैं, ठेला पे जाओ और उसके ऊपर में क्या करो, ठेला चल रहा है और उसके ऊपर में तुम चल के देखो, तुम्हारे चलने के कारण ठेला का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बात समझ में नहीं आया अभी भी? तो समझो कि ये ठेला है,
क्या कि बस को तो तुम हिला नहीं सकते हो। अब सोचो ठेला के ऊपर में तुम दौड़ोगे तो ठेला, तुम आगे दौड़ोगे तो ये किधर की तरफ पीछे जाएगा ना। नहीं आया समझ में? तो कितने वेलोसिटी से जाएगा? तो बोलो ये इंसान अपनी वेलोसिटी में से घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो वी में से कुछ तो घटा होगा जितना से ठेला पीछे जाएगा। नहीं आया समझ में? वही वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? m2 इंटू वी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? वी की वैल्यू नहीं आ जाएगा? जल्दी निकालो। पिछले जैसा ही प्रॉब्लम है ना, बस उसमें x था, इसमें क्या आ गया? तो करके देखो होता है कि नहीं, कैसे नहीं होगा। क्वेश्चन इस बार क्यों लिखवा इतना बड़ा क्वेश्चन? कि तुम्हें पढ़ने का भी आदत बने। जल्दी करो फटाफट। समझ में आया? बोलो कहाँ पे? क्या ड्राइव कुछ नहीं किया? ये अभी क्या बताया मैंने? m इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो m1 v, यार अभी बताया है, तुम दिमाग पता नहीं क्या। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब सोचो तुम वी वेलोसिटी से किसी के ठेला के ऊपर में चल रहे हो और ठेला पीछे की तरफ तुमसे क्या v वेलोसिटी से चल रहा है, तो तुम वी से चल रहे हो या वी माइनस वी से चल रहे हो? अगर तुम 10 के स्पीड से चल रहे हो, ठेला तुम्हारे को पीछे की तरफ 1 के स्पीड से चल रहा है, तो तुम्हारा 10 स्पीड होगा या 9 होगा? तो वही तो लिखा। इसका आगे की लिखा तो आगे बराबर, इसका पीछे के लिखेंगे तो ये इधर जाकर के प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। नहीं आया अभी भी? झूठ मत बोलो, झूठे। एक अच्छा क्वेश्चन करें, सच सच बताओ, आ रहा है समझ में कि ऐसे ही हवा में हम लोग उड़ रहे हैं? रोहन सर ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा बच्चा समझ रहा है, और इधर पता चल रहा है कि उड़ गए, मोए मोए हो गया। ऐसा ही है क्या? नहीं। तो लिखो ए गन ऑफ मास कैपिटल M, ए गन ऑफ मास कैपिटल M, ए गन ऑफ मास कैपिटल M fires a bullet, ब्रैकेट में लिखना मास स्मॉल m with a speed vr मतलब रिलेटिव दे दिया, vr relative to the barrel, barrel, relative to the barrel, barrel of the gun, which is inclined at an angle of 60 degree, और खतरनाक होते जा रहा है ना, which is inclined at an angle of 60 degree with horizontal. The gun is placed over a smooth horizontal surface. Find the recoil speed of the gun. देखो तुम लोग का, देखो दिक्कत कहाँ पे हो रही है ना, मैं तुमको बताऊं तो तुम लोग का क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन है सॉल्व, क्या चीजें। तो तुम लोग देखो, जैसे कि हम इस हाथ में बहुत सारे चीजें रख ले, चाहे सर पे बहुत सारी चीजें रख ले, और उसके बाद में इसको धक्का मारेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे तो ये धक्का जाएगा क्या नीचे? नहीं जाएगा ना। तो वही धक्का तुम मार रहे हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे चीजें चल रहे हैं, और उस चलते चलते चीजों में से एक नया चीज भी है जिसका जेईई मेन नाम है या नीट नाम है, इसीलिए नहीं निकल रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। या तो पूरे कोशिश इसी के लिए करो, या पूरे कोशिश किसी और चीज के लिए करो। सबको बोल रहे हैं, ये किसी एक को लिए नहीं है, सबके मन में है।
हाँ सच्चाई वो तो पूरा कोशिश या तो एक चीज पे किसी चीज पे दोगे ना तभी वो में सक्सेस मिलेगा। सारे बोझ ले कर करके फ्रेंड्स का बोझ, इंस्टाग्राम का बोझ, स्नैप का बोझ, व्हाट्सएप का बोझ, घर वाले का बोझ, सारे बोझ रख कर करके और उसके बाद में इसको ऐसे धक्का लगा रहे हैं टी टी टी। ऐसे धक्का से नहीं होगा। सारे बोझ को या तो उधर रख करके आओ और इधर पढ़ने के लिए आओ। सच्चाई है ना ये? नहीं तो कुछ नहीं होगा, पूरा के पूरा जिंदगी ऐसे ही रह जाएगा, फिर बोझ बनते रह जाएगा। हमने लाइफ में कुछ नहीं किया, रिग्रेट होने लगेगा। चलो आ जाओ। एक बंदूक है, देखो ऐसा बैरल है, मान लेते हैं ये है बंदूक का बैरल, एम मास का है और इसमें हमारे पास में यहां से 60 डिग्री पे यहां से क्या फायरिंग हो रहा है? स्मॉल एम मास के एक ऑब्जेक्ट का फायरिंग हो रहा है वीआर वेलोसिटी से। यही तो बोला उस बंदे ने, और कुछ बोला क्या? अब सोचो जब यहां से बंदूक की गोली निकलेगा तो ये वायरल जब ऐसे रखा हुआ तो इधर भागेगा वी वेलोसिटी से कि नहीं भागेगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया। अब सोचो तो अब यहां पे क्या सोचेंगे कि सर जब ये बंदा, ये बंदूक का जो था बुलेट था, ये बंदा जब यहां से निकल रहा होगा इस डायरेक्शन से वीआर वेलोसिटी से, तो ये ऐसे नहीं निकल रहा होगा, 60 डिग्री को भी अपने साथ ले रहा होगा ना। अब सोचो इसका वी आर कॉस 60 इधर होगा तो ऊपर क्या होगा? होगा कि नहीं? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? नहीं आया। आया तो अब सोच के देखो, हमको मोमेंटम कंजर्व कराना है तो कौन सा वाला एक्सिस कराएंगे? एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस वाला। तो हम इसका मोमेंटम लिख देंगे मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे? m इंटू वी। और ये किसके बराबर होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। स्मॉल, बहुत अच्छा, स्मॉल m इनटू में बोलो वी आर कॉस 60 डिग्री तो होना चाहिए था। उसी समय में ये बंदा पीछे भी तो भाग गया था, इसका मतलब माइनस वी भी नहीं आया। क्या v की वैल्यू नहीं आएगी? नहीं आएगी। निकालो फटाफट। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन है? तो बस थोड़ा सा तकलीफ देने लायक है, मैं मानता हूं, बस इतना भी तकलीफ देने लायक नहीं है कि नहीं होगा। एक अच्छा क्वेश्चन कराना था लेकिन टाइम अपना चला गया, 5 मिनट बचा हुआ है। अब फिर बाकी बैच वाले भी आएंगे।